हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 पार्ट 29। इस चैप्टर के भी 28 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आज तक कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए। और ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अगर आपको कंटेंट और वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 20 है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में 2 मेथड्स दिए हुए हैं। इस चैप्टर में हम उन दोनों ही मेथड्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने स्टार्ट कर रखा है सेकंड मेथड, जो है पर्सनल सेलिंग। एक बार देख लेते हैं क्या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है मैनेजिंग द सेल्स फोर्स, कि कंपनीज अपनी सेल्स फोर्स को कैसे मैनेज करती है। सेल्स फोर्स के अगर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को रिक्रूट किया जाता है। उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या कंपनी है, क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना है। उसके बाद कुछ टाइम के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को फील्ड में सुपरवाइज किया जाता है कि क्या उनकी प्रोडक्टिविटी है, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, क्या उनकी वीकनेसेस है। सुपरवाइज करने के बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को मोटिवेट किया जाता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद फाइनली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के रिजल्ट्स को या उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है कि क्या रिजल्ट्स कंपनी को उनसे मिल रहे हैं। ये हमारा है लास्ट स्टेप। यहाँ हम सेल्स फोर्स को मैनेज करने का प्रोसेस ख़त्म करते हैं। 4 स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियोस के थ्रू। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कंपनीज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है। Evaluating the sales representatives. We have been describing the feed-forward aspect of sales supervision. How management communicates what the sales representatives should be doing and motivates them to do it. ये कह रहा है जब हमने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का ट्रेनिंग देने के बाद सुपरविज़न किया तो सुपरविज़न के बाद जो हमारा फीड फॉरवर्ड एक्सपेक्ट होता है या फीड फॉरवर्ड स्टेप होता है, वहाँ मैनेजमेंट क्या करती है, अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को बताती है कि उन्हें क्या करना है और वो काम करने के लिए उन्हें मोटिवेट करती है। ये अभी हमने प्रोसेस में देखा कि सुपरविज़न के टाइम हम उन्हें देखते हैं कि कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव्स को बताया जाता है कि भी उन्हें क्या करना है और वो काम करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से। बट द गुड फीड फॉरवर्ड रिक्वायर्स द गुड फीडबैक। लेकिन ये कह रहा है अगर आपने सुपरविज़न के बाद फीड फॉरवर्ड जो आपका स्टेप है वो अच्छा कब होगा, जब आपके पास अच्छा फीडबैक होगा। अच्छे फीडबैक का मतलब है विच मीन्स गेटिंग रेगुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव्स टू इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस। गुड फीडबैक का मतलब है कि आपके पास रेगुलर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके रिप्रेजेंटेटिव्स की परफॉर्मेंस के बारे में, ताकि आप उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकें। सुपरविज़न के बाद अगर सिर्फ आप उन्हें ये बताएंगे कि भी आपको ये काम करना है और उनको सिर्फ मोटिवेट करेंगे, तो क्या वो एक फीड फॉरवर्ड अच्छा स्टेप है? क्या वो एक गुड फीड फॉरवर्ड स्टेप है? ये एक्सपेक्ट है? नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि भी आपके पास अच्छा फीडबैक हो। फीडबैक का मतलब है कि आपके पास रेगुलर इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि काम बताने के बाद और मोटिवेट करने के बाद आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि आप उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकें। तो ये हमारा है लास्ट स्टेप सेल्स सुपरविज़न के बाद और मोटिवेशन के बाद।
अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है तो कंपनी के पास क्या होनी चाहिए, उनकी रेगुलर इन्फॉर्मेशन। और वो रेगुलर इन्फॉर्मेशन के क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से कंपनी को उनकी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव्स इज सेल्स रिपोर्ट्स। ये कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है इंफॉर्मेशन लेने का रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में, वो है उनकी सेल्स रिपोर्ट्स, कि उन्होंने कितनी सेल्स करी है। उसके बाद जो वो रिपोर्ट्स बनाते हैं वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने का। एडिशनल इंफॉर्मेशन कम्स थ्रू पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सेल्स पर्सन सेल्फ रिपोर्ट्स, कस्टमर लेटर्स एंड कंप्लेंट्स, कस्टमर सर्वेज एंड कन्वर्सेशंस विद अदर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये कह रहा है सेल्स रिपोर्ट्स के अलावा भी आप उनकी परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कहाँ से? या तो आप उन्हें पर्सनली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या उनकी परफॉर्मेंस है, कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, या सेल्स पर्सन की जो सेल्फ रिपोर्ट्स होती हैं उनको एनालाइज करके, या कस्टमर के जो लेटर्स और कंप्लेंट्स होती हैं उनसे भी आपको उनकी परफॉर्मेंस का पता चल जाता है कि कैसा वो कस्टमर्स को ट्रीट कर रहे हैं। कस्टमर का सर्वे आप कर सकते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे उन्हें ट्रीट करते हैं या कैसे उनकी परफॉर्मेंस है, या फिर आप अदर रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत कर कर भी किसी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास सोर्सेज हैं किसी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के। सेल्स रिपोर्ट्स आर डिवाइडेड बिटवीन एक्टिविटी प्लान्स एंड राइट अप्स ऑफ एक्टिविटी रिजल्ट्स। ये कह रहा है अगर हम मेन इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करें जो था हमारा सेल्स रिपोर्ट, तो सेल्स रिपोर्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्टिविटी प्लान्स और राइट अप्स ऑफ एक्टिविटी रिजल्ट्स। ये कह रहा है सेल्स रिपोर्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्टिविटी प्लान्स जहाँ जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी एक्टिविटी की प्लानिंग करता है कि भी किस टाइम पे वो किस कस्टमर को विजिट करेगा, किस एरिया में जाएगा, कितने कस्टमर्स को विजिट करेगा, पूरी एक्टिविटी की प्लानिंग वो वहाँ डिस्क्राइब करता है। और सेकेंड पार्ट हमारा होता है राइट अप्स ऑफ एक्टिविटी रिजल्ट्स। उसके बाद जो उसने एक्टिविटीज़ प्लान की थी उनका क्या रिजल्ट है उनको वो वहाँ लिखता है। तो सेल्स रिपोर्ट में आपको दो चीज़ें मिलती हैं, उनकी एक्टिविटी कि भी हम ये एक्टिविटी करेंगे और उन एक्टिविटीज़ का रिजल्ट। तो आप दोनों में कंपैरिजन करके भी उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या उनकी परफॉर्मेंस रही। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मर इज द सेल्स पर्सन्स वर्क प्लान which representative submits a week or month in advance to describe intended calls and routing। ये कह रहा है अगर हम एक्टिविटी प्लान्स का बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो वो है सेल्स पर्सन्स का वर्क प्लान, कि उसका काम करने का क्या प्लान है, कैसे कैसे किस एरिया में जाएगा, कितनी एक्टिविटीज़ करेगा, कितने कस्टमर्स को कॉन्टेक्ट करेगा। विच रिप्रेजेंटेटिव सबमिट, और जो ये उनका वर्क प्लान होता है ये हर एक रिप्रेजेंटेटिव्स या तो एक हफ्ते पहले सबमिट करता है या एक महीने पहले एडवांस में ही सबमिट कर देता है, ताकि कंपनी को उसके कॉल्स के बारे में कि वो कितनी इंटेंडेड कॉल्स करने वाला है, कितने कस्टमर्स को कांटेक्ट करेगा और उसका रूट क्या होगा, किस एरिया में वो कस्टमर्स को कांटेक्ट करेगा। तो ये जो उसकी वर्क प्लान की रिपोर्ट है, जो एक्टिविटी प्लान्स हैं, वो या तो एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले ही कंपनी में सबमिट कर देता है ताकि कंपनी को उसकी कॉल्स और रूट का पता हो। This report forces sales representatives to plan and schedule their activities and inform the management of their workabouts। ये कह रहा है इस रिपोर्ट की वजह से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करे और उनका एक टाइम शेड्यूल फिक्स करे और इन्फॉर्म करे मैनेजमेंट को कि वो कब और कहाँ होंगे, क्योंकि हमारी सेल्स रिपोर्ट्स में एक पार्ट है कि भी आपको आपकी एक्टिविटी प्लान्स भी बताने हैं। उसकी वजह से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को कंपल्सरी हो जाता है कि वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को प्लान करें कि भी क्या क्या वो करेंगे और उन एक्टिविटीज़ का शेड्यूल भी डिसाइड करें कि कब वो कौन सी एक्टिविटी किस एरिया में करेंगे, ताकि वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर सकें कि वो कब और कहाँ होंगे। It provides a basis for comparing their plans and accomplishments or their ability to plan their work and work their plan। ये कह रहे हैं और ऐसा करने की वजह से क्या होता है, ये हमारे लिए एक बेस क्रिएट कर देता है जिसके बेसिस पे हम उनके प्लान्स को और उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब वो हमारे पास एक्टिविटी प्लान सबमिट करवाते हैं तो हम देखते हैं कि भी इसने टारगेट रखा है
100 कॉल्स करूँगा। उसके बाद हम उनके रिजल्ट्स को देखते हैं कि क्या एक्चुअल में वो 100 कॉल्स कर पाया है या नहीं। तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए एक बेस तैयार हो जाता है जो ये एक्टिविटी प्लान्स हैं, या फिर हमें उनकी एबिलिटी का पता चल जाता है कि कितने अच्छे से वो अपने वर्क को प्लान कर सकते हैं या फिर अपने प्लान को वर्क कर सकते हैं। मतलब जब हम उनके प्लानिंग रिपोर्ट्स देखते हैं, एक्टिविटी प्लान्स देखते हैं, तो उससे मैनेजमेंट को आइडिया हो जाता है कि क्या उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की एबिलिटी है अपने वर्क को प्लान करने की, क्या वो अच्छे से अपने वर्क की प्लानिंग कर पाया है, और दूसरा क्या वो अपने प्लान पे काम भी कर पाया है या नहीं। मतलब हो सकता है कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स प्लानिंग में अच्छे हों लेकिन वर्किंग में इतने अच्छे ना हों। तो मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि कौन से, क्या उन्होंने अपने वर्क को अच्छे से प्लान किया है और प्लान किया हुआ वर्क वो कर भी पाए हैं या नहीं। तो ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। Many companies require representatives to develop an annual territory marketing plan in which they outline their program for developing new accounts and increasing the business from existing accounts. कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलती हैं कि आप एनुअल टेरिटरी का मार्केटिंग प्लान बना के हमें दो, कि भी आपका पूरे साल का ही आपकी टेरिटरी में क्या मार्केटिंग प्लान रहेगा, जिसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स अपना पूरा प्रोग्राम बताते हैं कि वो कितने नए अकाउंट्स को डेवलप करेंगे और जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं उनमें से कितने बिजनेस को इंक्रीज करेंगे, कि कितने नए कस्टमर्स को वो जोड़ेंगे कंपनी के साथ, और जो कंपनी के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके बिजनेस को कितना इंक्रीज कर पाएंगे। सेल्स मैनेजर स्टडी दीज प्लान्स, मेक सजेशंस एंड यूज देम टू डेवलप द सेल्स कोटास। और उसके बाद जब वो अपना प्लान सबमिट करवा देते हैं, उसके बाद जो हमारा सेल्स मैनेजर होता है वो उन प्लान्स को स्टडी करता है, उनमें सजेशंस करता है और उनको उनकी हेल्प से ही फिर सेल्स कोटास को डेवलप करता है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स राइट अप कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ ऑन कॉल रिपोर्ट्स। और उसके बाद जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है या उनकी एक्टिविटीज़ पूरी हो जाती हैं, तो हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पूरी एक्टिविटीज़ की, जितनी भी एक्टिविटीज़ या परफॉर्मेंस होती है उसको कॉल रिपोर्ट्स में राइट डाउन करते हैं। दे ऑल्सो सबमिट एक्सपेंस रिपोर्ट्स, न्यू बिजनेस रिपोर्ट्स, लॉस्ट बिजनेस रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन लोकल बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। ये कह रहे हैं, और जब वो अपनी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स सबमिट करते हैं तो उसके साथ साथ वो अपने एक्सपेंसेस की रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं, न्यू बिजनेस कितने उन्होंने जोड़े हैं कंपनी के साथ उसकी रिपोर्ट्स भी सेंड करते हैं, लॉस्ट बिजनेस रिपोर्ट्स भी करते हैं कि भी कितने कस्टमर्स हमारे साथ हमारी कंपनी से छूट गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं, या हमारे लोकल बिजनेस पे क्या रिपोर्ट्स हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही है मार्केट में। तो इन चीज़ों से रिलेटेड भी वो अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको सबमिट करते हैं। These reports provide raw data from which sales manager can extract key indicators of sales performance. ये कह रहा है, और इन रिपोर्ट से एक रो डाटा मिल जाता है सेल्स मैनेजर को, जिनसे वो की इंडिकेटर्स फाइंड आउट कर सकता है कि सेल्स परफॉर्मेंस कैसी है। क्या क्या फाइंड आउट कर सकता है? एवरेज नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स पर सेल्स पर्सन पर डे। एक दिन में एक सेल्स पर्सन ने कितनी एवरेज नंबर ऑफ सेल्स कॉल की है। एवरेज सेल्स कॉल टाइम पर कॉन्टैक्ट, एक सेल्स कॉल करने के लिए एवरेज कितना टाइम एक सेल्स पर्सन को लगा है। एवरेज रेवेन्यू पर सेल्स कॉल, एक सेल कॉल पे एवरेज रेवेन्यू क्या मिला है, एक सेल कॉल पे एवरेज कॉस्ट क्या मिली है, एक सेल कॉल पे एंटरटेनमेंट कॉस्ट क्या आई है कंपनी को, परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स पर 100 सेल्स कॉल, 100 कॉल्स पे हमारी परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स क्या है, मतलब हमने 100 कॉल्स अगर करी तो उनके बेसिस पे हमें कितने ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स पर पीरियड, एक पीरियड में जो भी हम टाइम पीरियड सेलेक्ट करें उसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स नए हमसे कितने जुड़े हैं। नंबर ऑफ लॉस्ट कस्टमर्स पर पीरियड, और एक टाइम पीरियड में कितने कस्टमर्स हमसे अलग हुए हैं जो हमारा प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे। सेल्स फोर्स कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। और उसके बाद अगर हम देखें कि भी जो हमारी टोटल सेल्स हैं उसमें से सेल्स फोर्स की कॉस्ट का क्या परसेंटेज है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजर कहाँ से वर्कआउट कर सकता है, जो रिपोर्ट्स हमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने सबमिट की है उनसे ये इन्फॉर्मेशन वो निकाल सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे कंपनीज अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की
परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। और उसके लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? बेसिक या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है सेल्स रिपोर्ट, जो खुद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। उसमें वो अपनी एक्टिविटीज़ की प्लानिंग भी बताता है, फिर उन एक्टिविटीज़ का रिजल्ट्स भी बताता है। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। फिर हमने इन्हीं के बारे में बात करी कि उसके बाद जो रिपोर्ट सबमिट होती है उनसे सेल्स मैनेजर क्या क्या सेल्स परफॉर्मेंस के मेजरमेंट्स या इवेल्युएशन करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल इवेल्युएशन को, कि कैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू कैसे कंपनीज अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को इवेल्युएट करती है। ये हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस, और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।